नमस्कार साथियों। डेली चर्चा में आज हम लोग बात करते हैं नेपाल में युद्ध स्तर पर प्रदर्शन दंगा हो रहा है, जिसको लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिया है। इसके अंतर्गत हम लोग जानते हैं क्यों बैन हुआ है सोशल मीडिया ऐप, और वहां प्रदर्शन का हिंसा का कारण क्या है, और किस तरह का घटना हुआ है, और अभी नेपाल में स्थिति क्या बना हुआ है, और आगे नेपाल में क्या होने वाला है, लोकतंत्र और राजतंत्र का फैसला क्या होगा, और नेक्स्ट नेपाल का पीएम कौन बनेगा। इन सब बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं। तब तक कुछ बेसिक जानते हैं। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में काफी युद्ध स्तर पर हिंसक धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसको लेकर नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। पहले तख्ता पलट की घटना अक्सर इस्लामिक देश सीरिया इराक में देखा जाता था। अब पहला हिंदू देश नेपाल में भी इस तरह का बड़े पैमाने पर घटना देखा गया है। थोड़ा इसका एक वीडियो देखिए, किस तरह पूरा नेपाल का भी माहौल बना हुआ है। इसी को देखकर पीएम ने इस्तीफा दिया है। हालांकि इस्तीफा का और नेपाल में युद्ध स्तर पर दंगा प्रदर्शन के कारण यह है कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री है, सरकार है, वह सोशल मीडिया ऐप जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के साथ साथ 26 प्रकार के सोशल मीडिया ऐप पर बैन किया है, जिसको लेकर वहां के लोगों में, युवाओं में काफी आक्रोश हुआ। और जो लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसका नाम दिया गया है जनरेशन जेड, जिसको जेन जेड के द्वारा इंडिकेट किया गया है। हालांकि जनरेशन जेड का जो स्थापना था वह 1997 2012 के बीच हुआ था, और यह धीरे धीरे एक बड़ा संगठन बन गया, जो इस तरह का अभी हाल फिलहाल में एक प्रदर्शन धरना हुआ है। इसका नाम जनरेशन जेड रखा गया है। इतना भयानक है कि सांसद, नेपाल की सांसद, नेपाल की सुप्रीम कोर्ट और पीएम आवास के साथ साथ पूर्व पीएम झालानाथ खनल की पत्नी को जिंदा जलाया गया है। वित्त मंत्री को दौरा दौरा कर सड़क पर पीटा गया है। इतना बड़ा यह घटना प्रदर्शनकारियों ने किया है। यह नेपाल की घटना, नेपाल सरकार ने जो 26 प्रकार के सोशल मीडिया को बैन हुआ था, इसी को बाद में हटाने की घोषणा की। इसके बावजूद भी प्रदर्शनकारी ने, दंगा प्रदर्शन लोगों ने यह प्रदर्शन जारी रखा, और धीरे धीरे यह विकराल रूप ले लिया, और यह पूरे नेपाल में एक युद्ध जैसा माहौल बना हुआ है। क्योंकि जो बैन लगाया था सरकार, वह फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप। सोचिए आज के नया जनरेशन में, न्यू जनरेशन में सब लोग सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, और एक तरह से देखा जाए कि सोशल मीडिया लोगों का एक हथियार है। उसी पर सरकार प्रहार किया है, जिसको लेकर इतना बड़ा घटना घटा है। हालांकि जो सरकार इस जो बैन का कारण बताया है, यह बताया है वही सरकार ने सोशल मीडिया ऐप को प्रतिबंध का कारण बताया है कि गलत सूचना, अपराध, राष्ट्र विरोधी पर अंकुश लगाने के लिए। हालांकि इसमें बहुत ऐसा 26 में सोशल ऐप है या सोशल मीडिया ग्रुप है जो इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, और कुछ टैरिफ का, ट्रम्प के टैरिफ का भी प्रभाव पड़ा, जिसको लेकर सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन किया, जिसको लेकर इतना बड़ा नेपाल में दंगा विरोध प्रदर्शन हुआ है। और जनरल जेड विरोध के बीच सेना प्रमुख के इस्तीफा के बाद पीएम ने भी इस्तीफा दिया। हालांकि राष्ट्रपति भी इस्तीफा दिया। इसके साथ साथ कई मंत्री हैं, नेपाल के प्रमुख मंत्री, उन्होंने इस माहौल को देखकर, इस विकराल रूप को देखकर इस्तीफा दे दिया है। प्रदर्शनकारी ने एकाएक देशव्यापी अशांति में बदल गया और काठमांडू और अन्य प्रमुख शहर पर अपना कब्जा कर लिया। जैसे इससे पहले इतना विकराल युवाओं का प्रदर्शन था, वो बांग्लादेश में देखा गया था कि किस तरह एकाएक प्रदर्शनकारी ने बांग्लादेश में सरकार को तख्ता पलट उखाड़ फेंका था। ठीक उसी प्रकार का यह घटना नेपाल में भी हुआ है कि जनरेशन जेड के प्रदर्शनकारी युवाओं ने एक बैग सरकार पर हमला करके पूरे नेपाल का इतिहास बदल दिया, माहौल बदल दिया। हिंसा पर सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज, आंसू गोला और
गोली भी का भी प्रयोग किया। इसके कार्रवाई में 20 लोगों की मौत हुआ और 200 से लोग घायल हुआ। शक्ति के प्रतीकों को भी निशाना बनाया गया। प्रदर्शनकारी ने पीएम ओली के कार्यालय पर धावा बोला। लोगों ने पीएम के निजी आवास व वशिष्ठ नागरिक आवास पर आग लगा दी, हमला किया। यह प्रदर्शन हिंसा दुख था, जिसके नेतृत्व में 30 से कम आयु वाले नेपाली लोगों ने, जिसकी जनसंख्या नेपाल में 2/3 है, उन्होंने जनरेशन जेड का आंदोलन नाम करके यह इस घटना को अंजाम दिया है। और नेपाल में दिग्गज राजनीतिक नेताओं का घर जला। देखिए किन किन नेताओं का इस हमला हुआ और घर जला। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पटोल के आवास पर हमला हुआ और आग लगा दिया गया। पीएम ओली के निजी आवास पर हमला किया गया और आग लगा दिया गया। शेर बहादुर देउबा जो पूर्व प्रधानमंत्री था, उस पर हमला करके आग लगा दिया गया। गृह मंत्री के आवास पर भी हमला किया गया, जिसके बाद गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया गया और फिर अंत में आग को हवाले कर दिया गया उसके आवास को। पुष्प कुमार दहल प्रचंड जो पूर्व प्रधानमंत्री था नेपाल का, उसके आवास पर भी हमला बोला और उसके आवास को भी आग लगा दिया गया है। पूर्व पीएम देउबा की पत्नी को जिंदा जलाया। इसके बाद रिश्तेदार के निजी स्कूल पर भी निशाना बनाया गया। इससे पता चलता है कि विरोध प्रदर्शन सिर्फ पार्टी के खिलाफ ही नहीं, पूरे लोकतंत्र राजनीति की व्यापक घटना है। विरोध प्रदर्शन सोशल मीडिया बैन, रोजगार पलायन, भ्रष्टाचार, कमजोर शासन जैसे नेपाल में 15 वर्ष में 12 बार सरकार को बदला गया। 15 वर्ष पहले से नेपाल में लोकतंत्र का बहाल किया गया था, जिसको लेकर 15 वर्षों में 12 सरकार बदली गए थे। इसका भी लेकर विरोध प्रदर्शन काफी विकराल हो गया। सरकार की प्रतिक्रिया है कि वहां नेपाल में जहां हिंसा प्रदर्शन हो रहा है या अगल बगल के प्रमुख स्थानों पर, शहरों पर, बड़े बड़े इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। स्कूल को बंद कर दिया गया है, एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, सीमा को सील कर दिया गया है और जो प्रतिबंध ऐप को लगा था उसको हटा दिया गया है। सुरक्षा बलों की तैनाती बड़े पैमाने पर किया गया है और मुआवजे का वादा किया गया है कि इसमें सरकार हर लोगों को, क्षतिपूर्ति लोगों को मुआवजा देगा। और विदेशी देश का कहना है कि यह लोकतंत्र में एक दुखद घटना है। लोकतंत्र पर गहरा संकट का यह दुखद प्रहार है। सेना प्रमुख का कहना है कि लंबे समय से धीरे धीरे धरना प्रदर्शन राजतंत्र की ओर खींच रहा था, जबकि नेपाल में लोकतंत्र है। हालांकि पहले कई बार राजतंत्र को लेकर नेपाल में धरना प्रदर्शन किया गया है कि नहीं, राजतंत्र होना चाहिए, लोकतंत्र को समाप्त कर देना चाहिए। पीएम ओली के इस्तीफा तो दिया ही, अब तक इनकार किया है, सेना से मदद मांगा है ओली, केपी शर्मा ओली ने, क्योंकि उन्होंने बोला है प्रधानमंत्री कि सेना के मदद करे तो हम दुबई भाग कर चल जाए। सेना ने सहमत हो गया मदद के लिए, लेकिन उन्होंने एक फाइनल किया है कि इस्तीफा फाइनल देना होगा। हालांकि केपी शर्मा ओली पर एक पुराना राजनीतिक घटना जुड़ा हुआ है। 2021 में सांसद से इस्तीफा दिया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने वापस ले लिया। इसी का जिक्र सेना प्रमुख और प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि अभी यह इस्तीफा दे दिया है, बाद में वो वापस आ सकता है। इसलिए ओली पर कई तरह के नेपाली लोगों का आरोप है, जैसे भ्रष्टाचार का आरोप है, घोटाला का आरोप है, बेरोजगार का है, पलायन का है। और विपक्षी दलों का नेपाल में नेपाली कांग्रेस और माओवादी स्वयं को एक विकल्प मान रहा है कि लोकतंत्र के जाने के बाद हम लोग को कुछ इसमें जो शासन में योगदान मिल सकता है। और जनता का जो हमूड है, यो युवा की जीत की बात कर रहा है, लोकतंत्र का अंत कह रहा है और राजतंत्र का वापस का मांग कर रहा है। हालांकि इसमें जो प्रदर्शनकारी का नाम रखा गया है जनरेशन जेड, और इसमें जो लोग जुड़ा हुआ है, उसमें दो प्रमुख बातें आ रहा है। एक आ रहा है कि लोकतंत्र को वापस हो, और एक बलेंद्र शाह का एक काफी उसमें प्रदर्शनकारी में उसका नाम देखा गया है। उन्होंने प्रदर्शनकारी बोल रहा है कि नया नेपाल का पीएम बलेंद्र शाह होना चाहिए। और बलेंद्र शाह और नेपाल में जो शासन है राजतंत्र का, दो बातों का प्रमुख वहां देखा गया है प्रदर्शनकारियों के द्वारा। और जानकारी होना चाहिए कि बलेंद्र शाह है जो 2021 में मेयर है। नेपाल में मेयर को
वहाँ सांसद कहा जाता है जैसे भारत में होता है, और मेयर के पर अभी वर्तमान में पद पर हैं, उनको लेकर नेपाल के प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि इनको नेक्स्ट पीएम होना चाहिए। आगे देखिए क्या अपडेट होता है, हम आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।